अगर किसी समाज को करना हो बर्बाद तो उसकी शिक्षा व्यवस्था में लगा दो आग। तमाम आक्रमणकारियों ने इस वाक्य का अनुसरण अपने अपने तरीकों से किया है। मौजूदा दौर में उच्च शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण पर खूब सारी रिपोर्ट्स की गई है, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था में आ रही तब्दीलियों पर कम ही चर्चा हुई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट सैनिक स्कूलों के संचालन में आरएसएस के हस्तक्षेप की बात कर रही है। क्या है उस रिपोर्ट में, और अगर सैनिक स्कूलों का संचालन आरएसएस से संबंधित संस्थानों के हाथों में आ जाए तो खतरा क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस चैनल के तमाम वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएं। बात सैनिक स्कूल्स की। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रबंधित किए जाते हैं। इन स्कूलों की कल्पना की थी 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन ने। उद्देश्य था नंबर 1, सेना के अफसरों के बीच क्षेत्रीय और वर्ग असंतुलन को दूर करना। नंबर 2, युवाओं को रक्षा सेवाओं के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करना। एनडीए और आईएनए में 25 से 30% अधिकारी कैडेट, 1 आरआईएमसी, 5 आरएमएस समेत सैनिक स्कूलों से आते हैं। अब आरएसएस से संबंधित संस्थानों और नेताओं द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों से छात्रों को विचारधारा के हिसाब से तैयार कर सेना में भेजने की तैयारी है। यह दावा किया है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी एक रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि 62% पुराने और नए बने सैनिक स्कूलों को मोदी सरकार ने संघ और उससे जुड़े लोगों के हवाले कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो यही कि सरकार ने इन सैनिक स्कूलों को किस आधार पर संघ को सौंप दिया। दूसरा ये कि संघ या उससे जुड़े लोगों के द्वारा सैनिक स्कूल चलाने से दिक्कत क्या है, और सरकार का इन सैनिक स्कूलों को संघ को सौंपने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देश में 70 वर्षों तक पिछली सरकारों ने सैनिक स्कूलों के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए किसी एनजीओ या नेताओं को इनके संचालन की जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन 2021 में मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत सरकारी और गैर सरकारी 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल बनाने की मंजूरी दे दी। सरकार ने ठेके पर सैनिक स्कूल बनाने या संचालन करने के नियम इस तरह बनाए कि किसी संस्था के पास मात्र बुनियादी ढांचा होने पर ही उसे योग्य बना दिया गया। इसी शर्त के आधार पर संघ परिवार से जुड़े स्कूलों और समान विचारधारा वाले संगठनों ने कई आवेदन किए, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सैनिक स्कूल सौंप दिए, यानी कि सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और संचालन सौंप दिया। अब सवाल यह है कि संघ अगर कोई सैनिक स्कूल चलाता है तो इसमें दिक्कत क्या है। ये समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 29 अक्टूबर 1922 बेनिटो मुसोलिनी ने अपने 30,000 काली वर्दी वाले फांसीवादियों के साथ इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपने आप को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया। फांसीवादी आमतौर पर अति राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं और नस्लीय या जातीय अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा फैलाते हैं। इनको अक्सर धार्मिक ताकतों का साथ होता है। मुसोलिनी से ही प्रेरित होकर हिटलर ने 1933 में जर्मनी में सत्ता हासिल की, लेकिन उसने अपने फांसीवादी राज्य में आर्यन मास्टर रेस के विचार को भी जोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर जर्मन लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि आर्यन मास्टर रेस जैसी कोई चीज है और यहूदी उस रेस से संबंधित नहीं हैं, अमानवीय हैं, इससे यहूदियों को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हिटलर मुसोलिनी से प्रभावित होने वाला अकेला शख्स नहीं था। हिटलर के अलावा भी कई लोग थे जो मुसोलिनी से प्रभावित थे, और इन्हीं में से एक थे हिंदू महासभा के तत्कालीन प्रमुख बालकृष्ण शिवराम मुंजे। शुरुआत में बीएस मुंजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। मुंजे गांधी के 2 मुख्य सिद्धांतों से असहमत थे, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस से अलग होने के बाद हिंदू महासभा के साथ उनका जुड़ाव बढ़ता गया। 1927 से 1937 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। ये यूरोपीय दक्षिणपंथी दलों, विशेष रूप से मुसोलिनी और फांसीवाद से इतने प्रेरित थे कि 1931 में मुंजे ने यूरोप की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान तानाशाह मुसोलिनी से व्यक्तिगत रूप से मिलने और फांसीवाद और इसके प्रमुख पार्टी नेशनल फांसीवादी पार्टी के बारे में जानने के लिए विशेष रूप से रोम पहुंचे। यहां इन्होंने तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से मुलाकात की और बलीला
एकेडमिया, डेला फार्नेसा जैसे संगठनों का दौरा किया। यहां सबसे खास बात यह है कि मुंजे के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य समाज के सैन्यीकरण को लेकर था। मुंजे इटली के इन फांसीवादी संगठनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से लड़ने के लिए हिंदू समाज का सैन्यीकरण करने का अवसर देखते हुए फांसीवादी विचारों और फांसीवादी संगठनों को भारतीय जमीन पर लाने और उन्हें स्थापित करने का मन बना लिया। इटली से लौटने के बाद बीएस मुंजे ने 1935 में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित नागपुर के भोसाला मिलिट्री स्कूल बीएमएस, जिसकी स्थापना भी 1937 में इनके द्वारा की गई, जिसको अब सैनिक स्कूल के रूप में चलाने की मंजूरी दी गई है। ये वही स्कूल है जिसकी 2006 के नांदेड़ बम विस्फोट और 2008 के मालेगांव विस्फोटों की जांच के दौरान महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने जांच की थी, जहां कथित तौर पर विस्फोट के 2 आरोपियों को प्रशिक्षित किया गया था। और यही सरकार के इस फैसले में दिक्कत है। सरकार ने ये सैनिक स्कूल ऐसे लोगों को सौंप दिए हैं जो खुद फांसीवादी सोच का समर्थन करते हैं। ये लोग खुद अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा फैलाते हैं। जरा सोच कर देखिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो आगे चलकर सैनिक बनेंगे, उनके अल्पसंख्यकों के प्रति कैसे विचार होंगे। और सेना का अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति घृणा रखना देश में कितना बड़ा डिजास्टर ला सकता है, इसका अनुमान हम और आप लगा सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एक उदाहरण है, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये अकेला उदाहरण नहीं है। बीएमएस की तरह ही कई अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों को अपने मौजूदा ढांचे में सैनिक स्कूल चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें हिंदुत्ववादी नेता साध्वी रितंभरा के 2 स्कूल भी शामिल हैं। रितंभरा विश्व हिंदू परिषद बीएचपी की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की संस्थापक है और राम मंदिर आंदोलन से ही एक प्रमुख हस्ती रही है। रितंभरा दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जानी जाती है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने वाले लिब्राहन आयोग ने रितंभरा सहित 68 लोगों पर देश को सांप्रदायिक कलह के कगार पर ले जाने का आरोप लगाया था। संघ परिवार में उनका महत्वपूर्ण ओहदा है और वह कई भाजपा नेताओं की करीबी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर 2023 में उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वृंदावन गए थे। जनवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़कियों के लिए संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। इस समारोह में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रितंभरा की सराहना की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सिंह ने कहा था, दीदी मां रितंभरा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछले साल जून में इसी स्कूल कार्यक्रम के दौरान 60 साल की साध्वी ने छात्रों को संबोधित किया। स्कूल के फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा किया गया। उस वीडियो में रितंभरा की नफरत को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के प्रति देखा जा सकता है। ये वीडियो में फरमा रही हैं कि कॉलेज में लड़कियां कैसे नियंत्रण से बाहर हैं। वो कहती हैं, हमें कॉलेजों में क्या मिलता है, आधी रात को सिगरेट पीती लड़कियां। शिक्षा के इन केंद्रों में महिलाएं शराब की बोतलें तोड़ रही हैं और मोटरसाइकिल पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभद्रता फैला रही हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत की बेटियां इतनी बेकाबू हो जाएंगी। वो सोशल मीडिया पर गाली गलौज वाली रीलें पोस्ट कर रही हैं, वे न्यूड फोटोशूट करा रही हैं, वे अंडरगारमेंट्स में अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं। इन लड़कियों में संस्कार नहीं है। इस साध्वी रितंभरा को सैनिक स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वृंदावन में साध्वी रितंभरा का गर्ल्स स्कूल और हिमाचल प्रदेश के सोलन में राजलक्ष्मी संविद गुरुकुलम 40 ऐसे स्कूलों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ एक समझौता साइन किया है। रक्षा मंत्रालय ने यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत सैनिक स्कूल चलाने के लिए किए हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया आई है। मंत्रालय ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर एक प्रेस नोट जारी किया है। एनडीटीवी द्वारा भी ऐसी ही एक खबर प्रकाशित की गई, जिसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रेस के कुछ हिस्सों में ऐसे लेख छपे हैं जिनमें कहा गया है कि नए सैनिक स्कूलों को उनके राजनीतिक या वैचारिक जुड़ाव के आधार पर संस्थानों को आवंटित किया जा रहा है। इस तरह के आरोप निराधार हैं। इसमें कहा गया है कि नए सैनिक स्कूलों को चलाने के लिए संस्थानों को अंतिम रूप देने के लिए कठोर चयन प्रक्रिया का पालन किया गया था, जो हमें कहीं नजर आया नहीं। मंत्रालय ने कहा कि नए सैनिक स्कूलों की योजना अच्छी तरह से सोच समझ कर की गई है। चयन प्रक्रिया कठोर है। उद्देश्यों का निरंतर पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन बनाया गया है
और योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आवेदक संस्थान की राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता या अन्यथा चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कहना है कि रक्षा मंत्रालय का प्रेस नोट उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी तथ्य का खंडन नहीं करता और केवल वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के बारे में उन्हीं बिंदुओं को दोहराता है जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की पॉलिसी में दर्ज हैं, जिनका जिक्र खुद रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी किया ही है। इसका मतलब यह कि बात 100% सही है कि सरकार ने 62% सैनिक स्कूल संघ को सौंप दिए हैं। अग्निपथ योजना के तहत सरकार पर पहले ही समाज का सैन्यीकरण करने के आरोप लग गए थे। अब सैनिक स्कूलों को संघ को सौंपने से सैनिकों को फांसीवादी बनाने की ओर भी सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे साबित हुए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हकीकत से रूबरू होते रहने के लिए और खुद से जुड़े मुद्दों को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के कंटेंट से अगर कोई आपकी आपत्ति है, कोई इस पर कोई टिप्पणी है, सजेशन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।